हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 7 का लिंक मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सारी ही पीडीएफ आपको अवेलेबल कराते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट साइन एन memorandum of agreement with which state government for implementing the standard framework for paving and greening of urban roads. So recently जो Council of Scientific and Industrial Research that is CSIR की सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है विद द हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, किनके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर पेविंग एंड ग्रीनिंग दी अर्बन रूट्स। सो यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पे जो है बेसिकली, मतलब जो अग्रीमेंट साइन हुआ है ये बेसिकली टारगेट करता है एनसीआर रीजन को, दिल्ली के, रिड्यूस करने के लिए रोड डस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट विल इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म मोबिलिटी प्लानिंग एंड मेंटेनेंस। राइट, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स कौन से रहेंगे? एक तो आपका CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा रहेगा आपका हरियाणा गवर्नमेंट एंड तीसरा है आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर in from the New Delhi, Delhi. Okay. Next question here. The government of Assam, in collaboration with which international body, recently launched the Blue Valley Cluster in Guwahati to promote flavors, fragrances and Ayush-based product. तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ लॉन्च करने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर को गुवाहाटी में, जो बेसिकली आपके प्रमोट करेगा फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस एंड आयुष बेस्ड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब इस इवेंट के दौरान असम का जो असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इनका एक अग्रीमेंट जो है, एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया के साथ। किस चीज के लिए? फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, facilitate business partnerships and to enhance knowledge exchanges. Right? नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 51 गैलेंट्री अवार्ड जो हैं वो कन्फर्ड किए थे, विच इंक्लूड्स योर कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र एंड वीर चक्र। ठीक है, 7 कीर्ति चक्र हैं, 15 आपके वीर चक्र एंड 29 आपके जो है शौर्य चक्र हैं। ठीक है, टू दी पर्सनल्स ऑफ आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, आपके स्टेट्स एंड यूटी की जो पुलिस है उनको दिए गए हैं ड्यूरिंग दी फेज 1 ऑफ द डिफेंस इन्वेस्टिट्योर सेरेमनी 2026 जो आपके राष्ट्रपति भवन में आपकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो वीर चक्र बॉडीज की। ठीक है, देन यहाँ पे कीर्ति चक्र बॉडीज की आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी, साथ में ही शौर्य चक्र बॉडीज की जो लिस्ट है वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो पॉज करके आराम से इसे देख सकते हो, चाहे पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पूरा 51 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं इनकी बात करते हैं। तो ये अवार्ड्स आपके जो एक्सेप्शनल ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर्स दिखाई जाती है। ठीक है, या एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए बेसिकली ये आर्म फोर्सेस के जो पर्सन्स हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, द फर्स्ट 3 पोस्ट इंडिपेंडेंस गैलेंट्री अवार्ड्स ये कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। परमवीर चक्र हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, देन महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट आपका वीर चक्र है। ठीक है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 4 जनवरी 1952 को की गई थी। ठीक है, ओरिजिनली इसका नाम अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड क्लास 3 था। बाद में इसको रीनेम किया गया 1967 में एज अ अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट कीर्ति एंड थर्ड हाईएस्ट आपका है शौर्य चक्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो आर्म पर्सन है उनको भी अवार्ड दिया जा सकता है और जो सिविलियंस हैं उनको भी अवार्ड दिया जा सकता है, बट ये वाले आपके आर्म फोर्सेस के लिए होते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो है वो रिलीज किया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, जो हमें प्रोवाइड करता है रिलायबल डेटा ऑन पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर इंडिकेटर्स पे। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसीज आपकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो, एंड विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई की जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 6.79 लाख हाउस होल्ड जो है वो कवर किए गए हैं अक्रॉस 715 डिस्ट्रिक्ट्स।
एंड इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो 101 मेजर इंडिकेटर्स यहाँ पे आपके हैं, इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक्स जैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कवरेज, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपका हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेशन, डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट्स आपके हैं, जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पे जो आपके एटीनेटल केयर जो होती है उसकी बात करें तो ये आपकी बढ़ी है। ठीक है, एटीनेंटल केयर जो है ये 95.9% प्रेग्नेंट वुमेन्स को दी गई है। ठीक है, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी जो संख्या है वो इसकी जो परसेंटेज है वो आपकी 70 से 76.2% इंक्रीज हुई है। वेयर एज यहाँ पे जो एटीनेंटल केयर विजिट्स हैं, ठीक है, वो आपकी एटलीस्ट 4 यहाँ पे जो है 4 या उस एटलीस्ट 4 यहाँ पे आपकी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, पहले इससे कम होती थी, अभी इम्प्रूव हो गए 65.2%। इसका जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हुआ है बेसिकली। ठीक है, इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज की बात करें तो ये आपका बढ़ा है, मतलब लोग घर में डिलीवरी करना पहले प्रेफर करते थे, अब वो चीज़ बढ़ी है, लोग हॉस्पिटल्स जाके इंस्टीट्यूशन जाके अपनी डिलीवरीज जो है वो करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनस, मतलब अच्छे डॉक्टर्स या स्किल्ड लोग ही जो है स्किल्ड लोग यहाँ पे डिलीवरीज कर रहे हैं, और इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हुई है 91.3% से। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट नेटल केयर जो है ये भी बढ़ा है 85.3%। देन मदर्स कंज्यूमिंग आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स फॉर 100 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसका परसेंटेज भी बढ़ा है। ठीक है, देन वाइल कंज्यूमिंग द सप्लीमेंट्स फॉर 180 डेज और मोर, ये इसकी संख्या भी बढ़ी है। बेसिकली मतलब अच्छी केयर अब यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, 37.8% तक ये बढ़ गई है। इसके अलावा नोट करना है इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इट रिमेन्स 2, राइट, विच इज बिलो द इंटरनेशनल थ्रेशोल्ड ऑफ 2.1, मतलब अब फर्टिलिटी रेट जो है वो बेसिकली गिरते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक्चुअल में 2.1 होना चाहिए, अभी इंडिया का 2.0 चल रहा है, राइट। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है ये भी आपका बढ़ा है 69.1%, राइट। नाउ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो एनी वैक्सीन रिसीव्ड बाय द चिल्ड्रन एज्ड 12 to 23 months it remains consistently high above the 96%, मतलब जो इनिशियली वैक्सीनेशन मिलती है बच्चे को वो आपकी अच्छी मिल रही है, और अभी ये 96% हुआ है, होना तो 100% चाहिए बट अभी पहले से इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, देन फुल वैक्सीनेशन की संख्या भी बढ़ी है 87.1%, पहले 83.8% थी। चिल्ड्रन रिसीव्ड वैक्सीनेशन फ्रॉम द पब्लिक फैसिलिटीज, ये भी आपका बढ़ा है 95.6%। देन रोटा वायरस वैक्सीनेशन कवरेज, ये पहले 36.4% हुआ करता था, अब 85.4% है, तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। इसके अलावा सेकेंड डोज मिसल्स मीसलेस वैक्सीन कवरेज जो आपका है ये भी इंक्रीज हुआ है 58.6% से 71.8% में इंप्रूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सिम्टम जो आपके हैं ये आपके कम हुए हैं, विच इज अ गुड थिंग कि 2.8% से ये आपका जो है 1.9% हुआ है, वाइल सीवर डायरिया प्रेवलेंस जो है ये आपका डिक्रीज हुआ है टू 0.5%। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन की बात कर ले तो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग जो है विद इन 1 आवर जो कराई जाती है बच्चे को, ये भी बढ़ी है 41.8% से 50.1% पे। ठीक है, जो प्रोपोर्शन है आपका ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 5 years विद अ लो हाइट फॉर अ एज, मतलब एज के हिसाब से उनकी हाइट कम है। ठीक है, ये डिक्लाइन हुआ है, मतलब ये केसेस कम हुए हैं, 35.5% पहले था, अब ये 29.3% पे पहुंच गया है। वहीं पे जहाँ पे बच्चा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पतला है, ठीक है, इसे सीवर वेस्टिंग बोलते हैं, वास्टिंग बोलते हैं, और इसकी परसेंटेज भी कम हुई है। ठीक है, 7.7 पहले था, नॉट दी 1, 7.7 था, अब ये डिक्रीज होके 5.2% हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अंडरवेट प्रेवलेंस जो है अंडर द 5 चिल्ड्रन ऑल्सो रजिस्टर्ड अ मार्जिनल डिक्लाइन फ्रॉम दी 32.1% टू 31.8%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है द वेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है आपका, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो आपका यहाँ पे बढ़ा है 41.0% से 60.2% ये हो गया है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन की बात करें तो वुमेन्स जो है वुमेन्स का जो इंटरनेट यूसेज है ये भी बढ़ा है 33.3% से, ये इंक्रीज होकर 64.3%
आपका हो गया है। ठीक है, बैंक अकाउंट ओनरशिप की बात करें तो विमेंस का भी अब बैंक अकाउंट जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। 78.6% पहले था, अभी ये 89% पे पहुंच गया है। ठीक है, मोबाइल फोन यूसेज की बात करें तो ये आपका 53.9% से 63.6% पहुंचा है। एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें तो ये भी पहले से इम्प्रूव हुआ है। 77.6% से ये इंक्रीज होकर 79.2% पे पहुंचा है। नाउ अब आपके कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपके बेसिकली इस सर्वे में हमें देखने को नहीं मिले हैं, जो बेसिकली ड्रॉप हुए हैं, जैसे सेक्स रेशियो इंडिकेटर जो है, ओवरऑल सेक्स रेशियो एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये आपका जो है इस रिपोर्ट में नहीं देखा गया है। एनीमिया फाइंडिंग्स जो है वो भी यहाँ पे आपकी नहीं दिखी हैं। ठीक है, जो इससे पहला वाला आपका एडिशन था उसमें ये आपकी रिपोर्ट की गई थी, बट अभी ये देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे नियोनेटल, इन्फेंट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट्स, ये भी आपके इसमें से हटा दिए गए हैं। ठीक है, कैंसर स्क्रीनिंग जो है, जैसे सर्वाइकल, ब्रेस्ट, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग इंडिकेटर, कैंसर स्क्रीनिंग इंडिकेटर्स, दे वर आल्सो ड्रॉप्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, विमेंस एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप आपका हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? उलन बतर, मंगोलिया में। एंड ये 29 मई से 7 जून तक आपका चला था, और इसके लिए प्राइस मनी जो है वो आपका $1 लाख यहाँ पे सेट किया गया था। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजर आपके थे एशियन चेस फेडरेशन, मंगोलियन चेस फेडरेशन एंड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। राइट, ये आपका कौन से फॉर्मेट में हुआ था? 9 राउंड स्विस सिस्टम स्टैंडर्ड टाइम कंट्रोल में। एंड इसमें 100+ प्लेयर्स ने जो है पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था 17 कंट्रीज से। राइट, अब 2 सेक्शन यहाँ पे थे, एक ओपन सेक्शन एंड दूसरा था विमेन सेक्शन। तो विमेन सेक्शन में गोल्ड जीता है इंडिया की सविता श्री भास्करा ने। ठीक है, एंड इनका आउट ऑफ 9 7.5 पॉइंट्स यहाँ पे थे। ठीक है, विद अ टाई ब्रेक। ओके, एंड IM here stands for इंटरनेशनल मास्टर। ओके, तो ये इंटरनेशनल मास्टर भी हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिल्वर, जहाँ पे उज्बेकिस्तान की अफरूजा जो है, इनको सिल्वर मेडल मिला है। ब्रॉन्ज मिला है चाइना के सॉन्ग यूसेन को। राइट, और यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है कि जो सविता जी हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया है 2027 के FIDE वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओपन सेक्शन, इसमें गोल्ड जीता है इंटरनेशनल मास्टर कॉन्ग गुरुई, जो चाइना से बिलोंग कर सकते हैं, और इनके चाइना से बिलोंग करते हैं, और इनके पॉइंट है आपके 7 आउट ऑफ 9। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर, ये आपके ग्रैंड मास्टर है जियो टोंग फ्रॉम चाइना, एंड ब्रॉन्ज यहाँ पे है आपके जैम सरन ने। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीनों प्लेयर्स आपके हैं, इन तीनों ने क्वालिफाई किया है फॉर दी ओपन वर्ल्ड कप। ठीक है, इन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर दी ओपन वर्ल्ड कप। राइट, एंड जो ग्रैंड मास्टर सावा है, सावा वितोकेहिन, इन्होंने टाई किया था विद फॉर द फर्स्ट विद 7 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स। राइट, नाउ अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द विमेंस एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026 व्हिच वाज हेल्ड इन द उलानबतर, मंगोलिया। सो यहाँ पे जो विमेन सेक्शन आपका था, इसमें सविता श्री भास्कर जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। राइट, अब सविता जी जो है, ये विमेन ग्रैंड मास्टर आपकी बनी थी 2023 की। ठीक है, मतलब इनके पास विमेन ग्रैंड मास्टर का टाइटल है, इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल है, जो इन्हें 2025 में मिला था। देन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2022 के विमेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में, एंड विमेंस टीम इवेंट एट द एशियन गेम्स, इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन दी 2026 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, जिसे फॉर्मूला 1 लुइस विटॉन ग्रैंड प्रिक्स डी मोनाको 2026 के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका मोनाको मोंटे कार्लो में हुआ था। ठीक है, सर्किट डी मोनाको मोंटे कार्लो। राइट, अब क्वेश्चन क्या है, कौन से प्लेयर यहाँ पे जो है विनर रहे थे? तो इनका नाम है एंड्रिया किमी एंटोनेली। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब किमी एंटोनेली जो है, ये यंगेस्ट मोनाको ग्रैंड प्रिक्स विनर बने हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन थे, एंड थर्ड नंबर पे आइसाक हदजार जो है, ये थर्ड नंबर पे थे। नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी वर्ल्ड योगा आसना चैंपियनशिप 2026 की, जिसका इवेंट आपका गुजरात में हुआ था, एंड ये 4 से 8 जून तक आपका चला था इवेंट। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में ये हुआ था, और इसका मेन एम था स्टैंडर्डाइज करना योगासना को एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, एंड स्ट्रेंथन करना इट्स पाथवे टुवर्ड्स द इंक्लूजन इन अ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 एंड ओलंपिक्स 2036। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजर आपके हैं वर्ल्ड योगासना
योगासना भारत इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड गुजरात टूरिज्म, गुजरात योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इनके द्वारा ये सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा 522 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो है आपके देखने को मिले थे फ्रॉम दी 79 नेशंस, ठीक है। टोटल 12 डिसिप्लिन यहाँ पे थे, जैसे ट्रेडिशनल योगासना, आर्टिस्टिक योगासना, ठीक है, रिदमिक योगासना, पेयर एंड इंडिविजुअल आसना, स्पेसिफिक इवेंट्स। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे मतलब 12 डिसिप्लिन यहाँ पे आपके थे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो जर्सी थी बेसिकली इस चैंपियनशिप की, इट वाज हाई परफॉर्मेंस ब्रीदेबल एरोडायनेमिक मैश से बनी हुई ये थी। इसके लोगो की बात करें तो यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं, ठीक है। मैस्कॉट इसका था वीर द लायन, ठीक है, सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ, करेज, लीडरशिप एंड एथलेटिक एक्सीलेंस, ओके। ट्रॉफी जो इसकी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी थी। अब इस चैंपियनशिप में जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया है इंडिया ने विद 102 गोल्ड, सिल्वर 9 थे और ब्रॉन्ज थे आपके 3, ठीक है। जापान ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। देन अर्जेंटीना ने 2 गोल्ड सिल्वर में, आपका 3 गोल्ड 3 सिल्वर इनके थे। देन सिंगापुर ने 2 गोल्ड जीते हैं और 2 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं पे नेपाल में 1 गोल्ड, आपका 36 सिल्वर एंड 15 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। नाउ इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 122 एथलीट्स अक्रॉस 6 एज ग्रुप्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे जो है परफॉर्म किया था। सब जूनियर में 10 to 14 ईयर्स, जूनियर आपकी होती है 14 से 18, सीनियर कैटेगरी 18 से 28 और सीनियर ए में 28 से 35, सीनियर बी में 35 से 45 एंड सीनियर सी में 45 से 55 की एज कैटेगरी आपकी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो अभय गुरुम जो थे इंडिया का फर्स्ट गोल्ड बेसिकली ये लाए थे, एंड इशिका गुचेत एंड ईशानवी ये गोल्ड मेडलिस्ट आपके थे। आयुष भौमिक एंड ओम देहांकर, इंदु मथुराई एंड देवी। देन शिल्पा दास, गोकारना शर्मा, शुभाजीत कर्माकर एंड रिया, ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 विद 114 मेडल। तो इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं यहाँ पे, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब वर्ल्ड योगासना की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, गवर्निंग एंड रेगुलेटिंग द योगासना एज अ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके प्रेसिडेंट है आपके योग गुरु स्वामी रामदेव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे मियोंग नॉमिनेटेड विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी एज द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ली जे मियोंग, इन्होंने आपकी जो हैन सियोंग सूक हैं इनको नॉमिनेट किया है फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल आ जाता है, आफ्टर दैट शी विल बिकम द सेकेंड वुमेन पीएम ऑफ द साउथ कोरिया, ठीक है, आफ्टर द हैन मियोंग सूक, ठीक है। ये सेकेंड पीएम रहेंगी, वुमेन पीएम साउथ कोरिया की बनेंगी, ठीक है। करंटली ये सर्व कर रही हैं मिनिस्टर फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की, ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगी पीएम किम मिन स्यूक जो करंटली सर्व कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी सिक्योर्ड द 10-year मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड एट $70 million for Argentina's first liquefied natural gas export project, marking its entry into a South America. So इनमें से कौन सी आपकी इंडियन कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मिला है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और $70 million का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये आपका अर्जेंटीना का पहला LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो है, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। अदानी ग्रुप की यह आपकी कंपनी है एंड इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सदर्न एनर्जी फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका एग्जीक्यूट होगा थ्रू दी मेरिडियन ट्रांसपोर्ट मेरिटॉम्स SA, अ जॉइंट वेंचर ऑफ शेयर होल्डिंग, जिसमें अदानी हार्बर
इंटरनेशनल FZCO जो है इसके 51% के शेयर रहेंगे और मेरिडियन ग्रुप के रहेंगे 49% के, ठीक है। अदानी मेरिडियन कंसोर्टियम जो है ये प्रोवाइड करेगा मरीन सर्विसेज फॉर दी सदर्न एनर्जी फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, जिसमें आपका 4 टग बोट्स रहेंगे, एक एंकर हैंडलिंग टग सप्लाई वेसल रहेगा और एक क्रू बोट रहेगी, ठीक है। टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो ये ऑपरेशन आपका स्टार्ट होएगा सितंबर 2027 में और ये प्रोजेक्ट जो है इसका एनुअल प्रोडक्शन आपका रहेगा 2.45 मिलियन टन्स का, ठीक है, टन्स ऑफ LNG का, ठीक है। नाउ इसके अलावा अर्जेंटीना का प्लान है एक्सपोर्ट करना 10 मिलियन टन्स ऑफ LNG एनुअली टू द इंडिया स्टार्टिंग इन 2027, ठीक है। ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया अर्जेंटीना एनर्जी कॉर्पोरेशन को एंड इट विल मार्क द AP योर अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंट्री इनटू द साउथ अमेरिका। Now next up question है, as per the Fitch Ratings June 2026 Global Economic Outlook, India's gross domestic product growth forecast for financial year 2027 was revised down by 30 basis point to what level? तो पहले यहाँ पे जो Fitch Rating है इन्होंने financial year 2027 के लिए जो रेटिंग इन्होंने प्रिडिक्शन की थी वो थी 6.7% की, अब यहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट जो है आपका रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा 6.4%, ठीक है। तो 6.4% की प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए की गई है। इसके अलावा इस आउटलुक में बताया गया है इंडिया की जो GDP रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 6.7% रहेगी और फाइनेंशियल ईयर 2029 के लिए 6.4%, ठीक है। वहीं पे CPI इन्फ्लेशन 3.5% बताई गई है। इन्फ्लेशन आपकी कैलेंडर ईयर एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2026 में पहुंच जाएगी 5.3% की। साथ में ही जो फिच रेटिंग है इन्होंने रिवाइज किया है, ग्लोबल ग्रोथ जो रहेगी आपकी वो 20 बेसिस पॉइंट रहेगी, ठीक है। इट विल रिवाइज डाउन ग्लोबल ग्रोथ बाय 20 बेसिस पॉइंट टू 2.4% इन द कैलेंडर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं फिच रेटिंग के। इसके करंट प्रेसिडेंट है इलान लिनेल, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1914 में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, RBI ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ SRO, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियाज अकाउंट एग्रीगेट इकोसिस्टम, creating a formal industry-led governance framework for consent-based financial data sharing. So यहाँ पे आपका अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, ये एक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम जो है ये एक सिक्योर कंसेंट बेस्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल या बिजनेसेस को कि वो सीमलेसली शेयर करें इनका फाइनेंशियल डेटा बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। और इसे रेगुलेट कौन करता है, RBI इसे रेगुलेट करता है। इट एक्ट एज अ डिजिटल postman giving users total control over the who sees their फाइनेंशियल रिकॉर्ड, राइट। सो ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आपका SRO बनाया गया है फॉर इंडियाज अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। सो इट इज योर सहमति फाउंडेशन, ठीक है। सहमति फाउंडेशन जो है ये आपका SRO बनाया गया है। इट विल प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अकाउंट एग्रीगेटर्स, फिनटेक फर्म्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, RBI ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं 2 स्पेशल $, रूपी फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटीज, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन करेंसीज को, ठीक है, इंडिया में, एंड टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पोजीशन, ठीक है। 2 आपकी स्वैप फैसिलिटीज कौन सी हैं, एक है फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटीज फॉर FCNR, ठीक है, दूसरा है फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी फॉर ECBs एंड OFCBs। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं आपकी फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटीज फॉर FCNR विच इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। तो ये क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट जो मेंटेन किए जाते हैं NRI द्वारा इन अ फॉरेन करेंसी, इसे हम आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके तहत RBI यहाँ पे ऑफर करेगा फॉरेक्स स्वैप्स, ठीक है। ऐसे बेसिकली इंडियन बैंक्स जो आपके, ऐसे समझो एक इंडियन बैंक है, लेट्स टेक द एग्जांपल SBI है, ठीक है। SBI में जो NRIs हैं वो बेसिकली आपके जैसे फॉर एग्जांपल USA कोई पर्सन है वो USA में रहता है, ठीक है,
तो वो बेसिकली अपनी एफडी जो है, फिक्स डिपॉजिट जो है, वो आपके यूएस डॉलर में मेंटेन करता है, ठीक है। अब एसबीआई वाली ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ, एसबीआई में उसका खाता है, वहां पे वो मेंटेन कर रहा है फॉरेन करेंसी में, ठीक है। अब एसबीआई को एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो फेस कर रहा है, ठीक है। इन दैट केस वो क्या करेगा, जो यूएस डॉलर्स में जो डिपॉजिट है एनआरआई के, उन्हें स्वैप करा देगा, ठीक है। वो आरबीआई से स्वैप करवा लेगा अपने जो भी आपके हैं, ठीक है, मतलब पैसे जो हैं जो एनआरआई द्वारा डिपॉजिट किए गए हैं, ठीक है। सो अंडर दिस आरबीआई जो है वो ऑफर करता है फॉरेक्स स्वैप। इन दैट केस इंडियन बैंक जो है, जैसे एसबीआई का मैंने एग्जांपल लिया, वो स्वैप करेगा दोज डॉलर्स विद आरबीआई एंड रिसीव रुपीज, उसके एक्सचेंज में उसको रुपीज मिल जाएंगे। एंड जब भी जो फिक्स डिपॉजिट जो था उसकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, इन दैट केस वो दोबारा से उसे रिवर्स कर देंगे। दैट मीन्स रुपी से फिर उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके एनआरआई को दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब यहाँ पे एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होंगे, ऐसे आपके इंस्टीट्यूशन बेसिकली ऐसे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स जो हैं, जो बेसिकली आपके मतलब क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसीज जो है उसमें डील कर रहे हैं, ठीक है, वो वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे, राइट। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, जो स्वैप फैसिलिटी है विद द आरबीआई, इट विल बी अवेलेबल ओनली इन यूएस डॉलर, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इवन इफ द डिपॉजिट इज रेज्ड इन अनदर फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, मतलब चाहे आपका जापानीज येन हो, यूरो हो, इन दैट केस ऑल्सो बैंक एक्सेस कर सकता है स्वाइप थ्रू द यूएस डॉलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, द स्वैप पीरियड विल मैच द डिपॉजिट पीरियड 3 to 5 years एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, यहाँ पे बेसिकली इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा या इस पे काम कौन कर रहा होगा, तो आरबीआई का फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट इस पे वर्क करेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा ये आपका इमिडिएटली बेसिकली ओपन किया जा सकता है अंटिल 16 अक्टूबर 2026 फॉर डिपॉजिट मोबिलाइज्ड अप टू 30 सितंबर 2026, ठीक है। साथ में एग्जाम्पशन यहाँ पे बताई गई है, जो डिपॉजिट्स हैं दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एसएलआर एंड सीआरआर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी फॉर ECBs, which is external commercial borrowing, and OFCBs, which stands for overseas foreign currency borrowing, ठीक है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या है, जहां पे लोन रेज किया जाता है इंडियन कंपनीज द्वारा फ्रॉम दी फॉरेन लेंडर्स, ठीक है, फॉरेन आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए या फॉरेन बैंक्स होंगे, ठीक है, इंडियन कंपनीज उनसे लोन रेज कर रही है, ठीक है। और दूसरे ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरिंग इसी की तरह सेम ही है एक तरह से, कि जो लोन है इट इज रेज बाय दी ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक्स, ठीक है, इन इंडिया फ्रॉम ओवरसीज मार्केट इन फॉरेन करेंसी। बेसिकली फॉरेन जो है, मतलब फॉरेन करेंसी के आई मीन बाहर के लोगों से पैसा लिया जा रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या हुआ, जब कोई इंडियन कंपनी पैसा ले रही है, लोन ले रही है, ठीक है, फॉरेन लेंडर से। ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरिंग क्या हो गया, कि आपके ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स जो हैं आपके, वो ओवरसीज मार्केट से आपका फॉरेन करेंसी का मतलब लोन ले रहे हैं फॉरेन करेंसीज में, ठीक है। नाउ OFCB जो है, दे मस्ट हैव मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 3 years, ठीक है, और ECBs के लिए एवरेज मैच्योरिटी कितनी चाहिए, 3 years और मोर चाहिए, ठीक है। इसमें भी सेम चीज ही आपका होगा कि स्वैप होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो फॉरेन करेंसी आ रही है वो उसे रुपीज में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, ठीक है। इसका टेन्योर क्या है, इट इज अलाइंड विद द रीपेमेंट मैच्योरिटी विच इज कैप्ड एट द 5 years, ठीक है। इफेक्टिव कब से रहेगा, इट इज ओपन अंटिल 15 जनवरी 2027 फॉर द ECBs drawdowns and OFCBs inflows received up to 31st December 2026, और इसके लिए फिक्स्ड जो रेट रहेगा वो है 1.5% पर एनम का, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इट इज सिमिलर टू दी FCNR स्वैप प्रोसेस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई से वो एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, फॉरेन करेंसीज को रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे। Now next आपको क्वेश्चन है, which country offered India the Sukhoi Su-57 fifth generation stealth fighter jet along with the proposal for joint production and development in India? So recently रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इंडिया को ऑफर किया है Sukhoi Su-57 फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट को, ठीक है, और ये भी बोला है कि इसका प्रोडक्शन जॉइंट प्रोडक्शन ये इंडिया में करें, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे सुखोई Su-57 फैल्कन जो है, इसे डेवलप किसने किया है, सुखोई डिजाइन ब्यूरो, जो सब्सिडी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन रशिया से, एंड इट इज डिजाइन टू कम्पीट विद द एडवांस यूएस एयरक्राफ्ट जैसे F-35 लाइटनिंग सेकेंड है, ठीक है, इससे कम्पीट करने के लिए इसको बनाया गया था।
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सिप्री द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, सिप्री ईयर बुक 2026 आर्मामेंट डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी नाम से। और ये जो आपकी रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग टोटल स्पेंडिंग जो 2025 में हुई है आपकी मिलिट्री स्पेंडिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, या मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, वो टोटल 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर देखा गया है। और लगातार 11 सालों से ये जो अमाउंट है वो बढ़े जा रहा है, ठीक है। एंड इसमें यहाँ पे नोट करना है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो ये स्पेंडिंग है, इट इज 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल जीडीपी, ठीक है। टॉप 15 स्पेंडर की अगर हम बात करें तो इनका जो स्पेंडिंग है वो लगभग आपका 80% है ऑफ अ ग्लोबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। टॉप 5 स्पेंडर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे एज यूजुअल यूएसए का नाम आता है विद 954 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंडिंग, ठीक है। ये लार्जेस्ट स्पेंडर आपका रहा है विच इज 33% ऑफ द ग्लोबल टोटल। फॉलोड बाय चाइना 336 बिलियन यूएस डॉलर। थर्ड नंबर पे रशिया आता है 190 बिलियन यूएस डॉलर। जर्मनी आता है फोर्थ नंबर पे 114 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। और इंडिया आता है 92.1 बिलियन यूएस डॉलर के साथ विद ऑन द फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। नाउ ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बात करें तो टोटल वॉरहेड आपके अप्रोक्सीमेटली 12,187 है एज ऑफ जनवरी 2026। मिलिट्री आपके मिलिट्री स्टॉक पाइल्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 9,745 अवेलेबल है फॉर द पोटेंशियल यूज। ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया है ड्यू टू यूएसए एंड रशिया डिसमेंटलिंग रिटायर वॉरहेड्स, ठीक है। न्यूक्लियर स्टेट्स की बात करें, इसमें नाम आता है यूएसए का, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल का, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बात हो ही रही है तो इंडिया के जो संख्या है यहाँ पे वॉरहेड्स की वो इंक्रीज हुई है। पहले ये 180 देखी गई थी 2025 में, और 190 वॉरहेड्स इंडिया के अभी जनवरी 2026 में बताए गए हैं। मतलब एज ऑफ जनवरी 2026 ये 190 वॉरहेड्स इंडिया के पास हैं, ठीक है। आर्म्स ट्रांसफर की बात करें तो इसमें इंपोर्टर्स अगर 2021 से 2025 का डेटा देखें तो 160 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेजर आर्म्स जो हैं वो रिसीव किए हैं, ठीक है। टॉप रेसिपिएंट्स इसमें आपके हैं यूक्रेन, इंडिया, कतार, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। टुगेदर दे आर अकाउंटेड फॉर 35% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट। एंड एक्सपोर्टर की बात करें 21 से 25 के बीच में तो 66 स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं आर्म्स को, ठीक है। टॉप सप्लायर आपके हैं यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी, ठीक है। विच जो टोटल यहाँ पे बात करें तो 71% एक्सपोर्ट यहाँ पे इन्होंने किया है टोटल में से, राइट। आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 49 लोकेशंस ऐसी देखी गई हैं, ठीक है, जहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को हमें मिला है, ठीक है। 2024 में ये 50 था, अभी ये घट के मतलब 2025 में 49 देखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। सिप्री के डायरेक्टर हैं आपके करीम हगग। हेडक्वार्टर इसका सोलना स्वीडन में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री ईयर बुक 2026 आर्मामेंट डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंडिया was ranked as the world's largest military spender in 2025 with a defense expenditure reaching 92.1 billion US dollar as an increase of 8.9% compared to 2024. So according to SIPRI report, इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे लाई करता है। मतलब ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर रहा है आपका 2025 में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है इंटरनेशनल आर्काइव्स डे, 9 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका 19th एडिशन हमने 2026 में जो है ऑब्जर्व किया है। द डे कॉमरेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ऑन द 9th जून 1948 इन पेरिस, फ्रांस, ठीक है। इंटरनेशनल आर्काइव वीक जो है इसे हम 8 से 12 जून को ऑब्जर्व करते हैं अंडर द थीम आर्काइव्स फॉर जस्टिस, राइट्स, मेमोरी एंड फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग द सिविलाइजेशंस, 10th जून को ऑब्जर्व करते हैं और इस पर सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, 11th जून को ऑब्जर्व किया गया था विद अ थर्ड एडिशन एंड इट्स थीम वाज प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12th जून को ऑब्जर्व करते हैं, 25th एडिशन था इसका with a theme Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adult, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हाई लेवल इवेंट जिसका नाम था रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर फ्रॉम मरकेश टू एक्शन ऑन द 9th जून 2026 इन द मरकेश
मोरक्को, जो हाईलाइट करता है ग्लोबल एफर्ट्स टू एलिमिनेट दी चाइल्ड लेबर, राइट। आईएलओ की बात करें, इसके डीजी हैं गिलबर्ट एफ होम्बो, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1919 में इसे स्टैब्लिश किया गया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एंड वन मोर थिंग, एसबीआई की नोटिफिकेशन आ गई है, एसबीआई पीओ की। तो आप जो है मार्च से लेके अपना जो रिवीजन है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बेसिकली, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप सोचो कि प्री के बाद आप पढ़ोगे तो वो चीज़ पॉसिबल होता नहीं है, उतना टाइम होता नहीं है, ठीक है। सो अभी से जो आपकी जीए की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। मार्च से अपना करंट अफेयर्स जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।